प्यारे छात्रों, इतिहास विषय में कल हमने अध्याय 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी। उसी कड़ी में आज आगे की कुछ बातों के विषय में चर्चा करेंगे। तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ जो साम्राज्य है वो विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था और उनसे कर यानी टैक्स वसूला जाता था। आरंभिक काल में इटली को रोमन साम्राज्य का प्रांत नहीं माना जाता था एवं उससे टैक्स नहीं वसूला जाता था। प्रारंभ में यानी शुरू में इटली को रोम साम्राज्य का स्टेट नहीं माना जाता था और ना ही उससे कोई टैक्स लिया जाता था। कांथरेज, सिकंदरिया एवं एंटियोक भूमध्य सागरीय तटों पर स्थित बड़े नगरीय केंद्र थे। ये नगरीय केंद्र साम्राज्यिक प्रणाली के आधार स्तंभ माने जाते थे। रोम के लिए पहली और तीसरी शताब्दियां कुल मिलाकर शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी। जो तीसरी शताब्दी थी वो रोम के लिए शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की द्योतक थी, प्रतीक थी। किंतु तीसरी शताब्दी में आंतरिक तनाव उभरकर सामने आने लगा था। सेनेट में कम से कम तीसरी शताब्दी तक इतालवी मूल के लोगों का प्रभुत्व बना रहा था। बाद में प्रांतों से आए सेनेटरों की संख्या अधिक हो गई। वहाँ की एक तरीके से संसद थी वो। सार्वजनिक स्नान गृह रोम के नगरीय जीवन शैली की एक प्रमुख विशेषता थी। तीसरी शताब्दी रोमन साम्राज्य के लिए आंतरिक अशांति, राजनीतिक उथल पुथल वाला कठिन समय रहा। इस शताब्दी में रोमन साम्राज्य को ईरान के ससानी राजवंश एवं विदेशी बर्बर आक्रांताओं का सामना करना पड़ा। तत्कालीन रोम साम्राज्य में एकल परिवार व्यवस्था का प्रचलन था। एकल परिवार था भाई। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा ही आयोजित किए जाते थे। रोमन समाज में दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था। रोम वासियों के लिए परिवार की यही एक अवधारणा थी। रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व तथा संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। यानी स्त्रियों को भी उस समय संपत्ति में कानूनी अधिकार थे। सेंट ऑगस्टीन एक महान कैथोलिक बिशप 396 ईस्वी से उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप थे। कैथोलिक चर्च के बौद्धिक इतिहास में उनका सम्मानित स्थान था। ये चर्च से संबंधित है। पोम्पेई नगर 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था। ज्वालामुखी फटी और वो नष्ट हो गया। रोम साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों में दिखाई देती है। तीसरी शताब्दी के मध्य तक बाइबिल का काप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। ये क्रिश्चियनों की धार्मिक ग्रंथ है भाई। बाइबिल आप सभी जानते होंगे, क्रिश्चियनों का प्रसिद्ध ग्रंथ है। रोम साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में थी। अतः साम्राज्य का आर्थिक ढांचा काफ़ी मजबूत था। यानी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी साम्राज्य की। प्राचीन काल में भूमध्य सागर के निकटवर्ती प्रदेशों में जल शक्ति का विभिन्न प्रकार से प्रयोग होता था। स्पेन की सोने एवं चांदी की खानों में जल शक्ति से उत्खनन होता था। इस साम्राज्य में सुगठित वाणिज्यिक व बैंकिंग व्यवस्था थी। इस प्रकार धन का व्यापक रूप में प्रयोग होता था। प्राचीन काल में दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। जैसे लोग बाग पूंजी निवेश करते हैं, ऐसे दासों को देखा जाता था।
रोम की अर्थव्यवस्था यानी खरीद फरोख्त होती थी एक तरीके, जिसके पास ज़्यादा दास हैं वो ही पूंजीपति माना जाता था। रोम की अर्थव्यवस्था तो दास श्रम पर ही आधारित थी। पहली सदी में दास प्रजनन रीति भी अपनाई गई थी, यानी दास और दासनी रखते थे, उनसे जो संतान उत्पन्न होती थी वो भी वहीं रहती थी। इतिहासकार टेस्टिटस ने प्रारंभिक रोमन साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों के सेनेटर, अश्वारोही, महान घरानों पर आधारित सम्मानित जनता वर्ग, कमीनकारू, प्लेब्स, सोर्डिडा तथा दास में विभाजित किया। सामाजिक समूह को कई विभागों में बांट दिया उसने। दास, महान घराने, उच्च घराने, जनता वर्ग, कमीन, इस तरीके के कई कैटेगरियों में समाज के समूहों को बांट दिया था। कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली आरंभ की, जो कि परवर्ती काल में यानी बाद में प्रचलित रही। परवर्ती रोम साम्राज्य में नौकरशाही के उच्च व मध्य वर्ग दोनों अपेक्षाकृत बहुत धनवान थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में प्राप्त होता था। जिस तरीके से अब हमारी करेंसी जो है, नोट है, इस तरीके से सोने चांदी जो वेतन दिया जाता था, पगार दी जाती थी उस समय, वो सोने चांदी के आभूषण होते थे, जिस तरीके से अब रुपया पैसा होता है। तो इस तरीके की व्यवस्था थी भाई रोम साम्राज्य में। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया। इससे साम्राज्य का काफ़ी हद तक ईसाईकरण हो गया। राजधर्म ईसाई धर्म हो गया उनका, तो ईसाईकरण तो अपने आप ही होगा, स्वाभाविक है। कॉन्स्टेंटाइन द्वारा प्रचलित सिक्के को सॉलिड्स कहा जाता है। यह सिक्का 4.5 ग्राम शुद्ध सोने से बना हुआ होता था। कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया में बनाई। वर्तमान समय में कुस्तुनतुनिया को इस्तांबुल के नाम से भी जाना जाता है, जो तुर्की देश का एक प्रमुख नगर है। कुस्तुनतुनिया को रोमन साम्राज्य में बाइजेंटाइन कहा जाता था। रोमवासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी, यानी एक देवता में विश्वास न करके बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना वहाँ के लोग करते थे। ये धार्मिक संस्कृति थी वहाँ की, जो है रोम के लोगों की। ये लोग अनेक पक्षों एवं उपासना पद्धतियों में आस्था रखते थे। 5वीं शताब्दी तक साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में रोम साम्राज्य अखंड और अत्यधिक समृद्ध बना रहा। 7वीं अगर शताब्दी और 15वीं शताब्दी के बीच की अगर हम बात करते हैं, तो पूर्वी रोम के अधिकांश भाग को अरबों द्वारा कब्जे में ले लिया गया, और यही कारण है कि अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम धर्म के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति की संज्ञा दी गई। तो ये इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ बातें थी। सभी छात्र इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, कई बार सुनेंगे, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, और इन बातों को समझने के बाद आप बहुत सारे अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों को इस अध्याय के हल करने में सफल रहेंगे। धन्यवाद।